आज हम लोग महापाषाण काल पढ़ेंगे। यह हमारा लेक्चर 8वां है और इसमें संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग जो सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन करती है, उसी को ध्यान में रखकर यह लेक्चर बनाया जा रहा है। अगर आप लोग इसको ठीक से पढ़ेंगे तो आपको अन्यत्र कहीं भटकने की आवश्यकता किसी भी पुस्तक से कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप इसी को सुनते रहिए, पढ़ते रहिए और लिखते रहिए। आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम है महापाषाण काल। उस चैप्टर का क्या नाम है? महापाषाण काल। महापाषाण काल को अंग्रेजी में मेगालिथिक पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? मेगालिथिक पीरियड। मेगा का अर्थ हो गया महा और लिथिक का अर्थ हो गया पाषाण। महापाषाण ये दो शब्दों से मिलकर बना है, इसको ध्यान रखिएगा। या दो शब्दों से मिलकर बना है मेगालिथिक। इस कल्चर का इस जो महापाषाण काल जो है वह इसका समय है 1000 BC से 100 BC या 1000 AD, ये इसका काल है। महापाषाण जो काल है यह उत्तर भारत की विशेषता नहीं है, यह दक्षिण भारत की विशेषता है। इसको याद रखिएगा, यह दक्षिण भारत की विशेषता है। और दक्षिण भारत की विशेषता है। कुछ साक्ष्य हमें महापाषाण काल का विदर्भ से भी मिला है या उत्तर भारत से भी मिला है। लेकिन जब भी महापाषाण काल की बात होगी तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि वह दक्षिण भारत से ही जुड़ा हुआ होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ये महापाषाण है क्या? देखिए, यह महापाषाण जो है दक्षिण भारत में फैली हुई सभ्यता थी। और आपको मैंने नवपाषाण काल पढ़ाते हुए बताया था कि दक्षिण भारत में जो नवपाषाण काल है, दक्षिण भारत में जो नवपाषाण काल है वह 2500 BC से शुरू होकर 1000 BC तक है। दक्षिण भारत में हमने पढ़ाया था। और नवपाषाण इसके 1000 BC के बाद यहाँ महापाषाण काल शुरू हो जाता है। 1000 BC के बाद, नवपाषाण काल के बाद दक्षिण भारत में कौन सी सभ्यता आती है? महापाषाण काल आती है। यह दक्षिण भारत के प्रायद्वीप में, जो भी प्रायद्वीप का हिस्सा है, उसके सभी ऊंचे भाग में महापाषाण जो प्लेस है वो मिले हैं। लेकिन मुख्यतः यह जो मिला है वो पूर्वी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से मिला है। कहाँ कहाँ से मिला है? पूर्वी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इसका सबसे ज्यादा जमाव है। महापाषाण काल की जो विशेषता है वह यह है कि मृतक जो होते थे उनके शव को गाड़ा जाता था और फिर उसमें बड़े बड़े पत्थर के शिला चारों तरफ से घेर कर रख दिए जाते थे। पत्थर के ये कब्र होते थे। महापाषाण काल क्या होते थे? पत्थर के कब्र होते थे। और इसमें व्यक्ति को उसके प्रिय वस्तु के साथ दफन कर दिया जाता था। जैसे लोहा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान दीजिएगा, घोड़ा, सोना भी साथ साथ रख दिया जाता था। और मिट्टी के बर्तन भी इसमें रहते थे, जो लाल मृदुभांड भी होते थे, लाल बर्तन भी होते थे, या काला या लाल मृदुभांड, या काला या लाल मृदुभांड, लाल और काला या लाल मृदुभांड। महापाषाण काल में दो प्रकार के बर्तन मिले हैं, लाल मृदुभांड और काला या लाल मृदुभांड। लेकिन जो सबसे ज्यादा मिला है और जिसके कारण महापाषाण सभ्यता जानी जाती है वह है काला या लाल मृदुभांड। इनमें जो पत्थर के हथियार मिले हैं वह शिकार करने के हैं या लड़ने के हैं? वो शिकार करने के हैं या लड़ने के लिए? ध्यान दीजिएगा।
कहने का अर्थ कि कृषि से इन लोगों का संबंध बहुत कम था, कृषि से बहुत ज्यादा संबंध नहीं था। और ये मुख्यतः दो ही प्रकार के अनाज उपजाते थे। कल मैंने नवपाषाण काल पढ़ाते समय बताया था कि रागी ये उपजाते थे और चावल भी ये लोग उपजाते थे। अब आप लोग महापाषाण काल के बारे में समझ गए होंगे कि महापाषाण काल पत्थर के कब्र होते थे और जिसमें सबको गाड़ दिया, सबको रख दिया जाता था। उसमें जो है उनके प्रिय वस्तु भी रख दिए जाते थे। शिकार और लड़ने के जो हथियार मिले हैं उससे आप समझ जाते होंगे कि कृषि जो है नाम मात्र का रहा होगा। यही है आपका महापाषाण काल के बारे में जानकारी। यह चैप्टर बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। परीक्षा में इसी बिंदुओं से जो आप मैंने पढ़ाया है यहीं से क्वेश्चन आएगा, बाकी क्वेश्चन यहां से नहीं आएगा। इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। इस प्रकार से पाषाण काल हमारा समाप्त हो जाता है। देखिए, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जो सभ्यता का जो क्रम है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहां पर आके उत्तर भारत में हमने बताया था कि पाषाण काल आया, उसके बाद ताम्रपाषाण काल आएगा, उसके बाद कांसा आएगा और उसके बाद लोहा आएगा। लेकिन दक्षिण भारत में पाषाण काल के बाद या पाषाण काल के साथ ही लोहा का एंट्री हो गया। यह दोनों में मूलभूत अंतर है। थोड़ा सा इसको ध्यान से दीजिएगा, क्योंकि दक्षिण भारत में मैंने पढ़ाया था नवपाषाण काल और नवपाषाण काल के बाद मैंने महापाषाण काल पढ़ाया जहां लोहा का साक्ष्य मिलता है। लेकिन नहीं, उत्तर भारत में पाषाण काल आएगा, फिर तांबा आएगा, फिर कांसा आएगा, फिर लोहा आएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा, मूलभूत अंतर है। इस प्रकार से पाषाण काल हमारा जो चैप्टर था, जो प्रागैतिहासिक काल का दो भाग मैंने बताया था, एक भाग बताया था पाषाण काल और दूसरा भाग बताया था मैंने आपको धातु काल। अब जो कक्षा होगा वो धातु काल से शुरू होगा, जिसका पहला फेज है ताम्रपाषाण काल। लेकिन अब तक जो पाषाण काल में हम लोगों ने पढ़ा है उससे संबंधित कुछ प्रश्नों का जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। मैंने एक संगम कल्लू का प्लेस का चर्चा किया था कल, जो नवपाषाण काल का स्थल है, दक्षिण भारत में कर्नाटक से मिला है। वहां से हम लोगों को पूछा जाता है कि राग का टीला, मैंने पढ़ाया था कल, माउंट एस, याद होगा आप लोगों को, जो दक्षिण भारत की विशेषता है नवपाषाण काल की, वो कहां से मिला है। तो परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसका आंसर होगा संगम कल्लू। राग का टीला संगम कल्लू से मिला है। मैंने नेवासा के बारे में चर्चा किया था, और नेवासा भी नवपाषाण काल का एक इंपॉर्टेंट है, मध्यपुरा पाषाण काल का भी है, लेकिन नेवासा नवपाषाण काल का भी है। और यहां से हम लोगों को सूती वस्त्र का साक्ष्य मिला है। यहां से हम लोगों को क्या मिला है? सूती वस्त्र का साक्ष्य मिला है। यह हम कुछ पाषाण काल से संबंधित कुछ प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं अलग से। मैंने आपको भीमबेटका के बारे में बताया था, याद होगा। भीमबेटका की विशेषता मैंने बताया था कि यहां से पत्थर में गुफा के अंदर चित्र मिले हैं जो उच्च पूरा पाषाण काल का है, अपर पैलियोलिथिक पीरियड का है, उच्च पूरा पाषाण काल का है। लेकिन उच्च पूरा पाषाण काल के साथ साथ यहां पर मध्य पाषाण काल का भी मिला है चित्र, और नवपाषाण काल का भी चित्र मिला है। तीनों काल का चित्र मिला है। यह सब आप लोगों से परीक्षा में पूछा जा सकता है। मैंने हथनौरा का चर्चा किया था, जहां से हमें होमो इरेक्टस या होमो इरेक्टस का
साक्ष्य मिला था, जिसे हम लोग नर्मदा मानव भी कहते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था। हथनौरा में जो प्लेस है उसका खोज किसने किया था? तो ए के सुनकिया ने किया था। उनका नाम क्या था? हथनौरा में खोजकर्ता का क्या नाम है? ए के सुनकिया। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि हथनौरा में ये कौन है, पूरा तत्व मतलब उनके खोजकर्ता कौन है? तो उसका आंसर होगा ए के सुनकिया। आपसे एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि ब्लेड ब्यूरिन किस प्रकार की सभ्यता, किस काल की सभ्यता है? ब्लेड एंड ब्यूरिन, तो यह सभ्यता जो है उच्च पूरा पाषाण काल का है। उच्च पूरा पाषाण काल का है। मेहरगढ़ के बारे में मैंने आपसे चर्चा कल किया था। मेहरगढ़ में जो विशेषता है, मैंने बताया था कि पाषाण काल की तो यहां से मिला ही है, जो नवपाषाण काल का बस्ती मिला है, और ये सिंधु सभ्यता तक यह सभ्यता जगह जो है कंटिन्यूटी में रहा है। परीक्षा में कभी कभी पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सा स्थल है जो नवपाषाण काल से लेकर सिंधु सभ्यता तक अस्तित्व में रहा। यह सब इस पाषाण काल से कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन है जो परीक्षाओं में आपसे पूछा जा सकता है। इस प्रकार आज का यह लेक्चर समाप्त हुआ। यह थोड़ा संक्षिप्त चैप्टर लेक्चर रहा, लेकिन आज हमारा जो पाषाण काल है वह समाप्त हो गया। अब हम लोग कल से धातु युग में प्रवेश करेंगे, और पहला जो हमारा अध्याय है वह है ताम्र पाषाण काल, तांबा का प्रयोग। कल हम इस पर चर्चा करेंगे। पाषाण काल में हमने अब तक जो भी पढ़ाया है आपको, अब तक का जो भी लेक्चर है, उसको आप लोग ठीक से पढ़िए। आपको कहीं भी किसी किताब में भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना ही आप फैक्ट्स को और तथ्यों को, कंसेप्ट को याद कीजिए। मेरा पूर्ण विश्वास है, और आपको भी मैं जो बोल रहा हूं, अगर उतना काम करते हैं तो आपका भी विश्वास हम पर जम जाएगा। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप इस कक्षा से किसी भी प्रारंभिक परीक्षा को आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने पढ़ाते समय यह ध्यान रखा है कि चूंकि सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र में इतिहास भी है, भूगोल भी है, अर्थशास्त्र भी है, विज्ञान, सामान्य विज्ञान भी है, करेंट अफेयर्स भी है, बहुत लंबा चौड़ा पाठ्यक्रम है। इसलिए यह नहीं कि पूरी ऊर्जा आपके इतिहास, भारतीय इतिहास में ही समाप्त हो जाए। मैंने जो इतिहास, भारतीय इतिहास का जो मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ, तैयारी करा रहा हूँ, वो समग्र सामान्य अध्ययन की तैयारी के एक अवयव के रूप में करा रहा हूँ कि आप इसको इतना कीजिए, बाकी आप कहाँ कहाँ कैसी एनर्जी लगाना है, क्योंकि ये लंबी लड़ाई है। यहाँ पर पाषाण काल में ही सारी ऊर्जा समाप्त कर दे, यह अच्छा, यह स्मार्ट स्टडी का लक्षण नहीं है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप हमारे इस लेक्चर को से काफ़ी फायदा उठाएंगे। और ठीक है, धन्यवाद। फिर नेक्स्ट क्लास में।